वेलकम प्यारे बच्चों। जीनियस गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित आठी फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहां पर फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और इस सब्जेक्ट की हम यूनिट सेकंड कवर कर रहे हैं। इस सब्जेक्ट की यूनिट फर्स्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। उससे पहले लास्ट सेमेस्टर में यूनिट फोर्थ और यूनिट फिफ्थ भी कराई गई थी, दोनों यूनिट्स अवेलेबल हैं। अगर आपके कॉलेज में यूनिट फोर्थ या फिफ्थ में से कोई यूनिट चल रही है तो आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। सारी वीडियोस टॉपिक वाइज अवेलेबल हैं। जैसा कि मैं बता रहा हूं, यहाँ पर इस यूनिट सेकंड के हम चैप्टर फर्स्ट को कवर अप कर रहे हैं और आप जानते हैं कि चैप्टर फर्स्ट में हमें जो पढ़ना है वो है आपका बीजेटी। ठीक है, साथ ही साथ हम इस यूनिट के सेकंड चैप्टर की बात करें तो सेकंड चैप्टर में आप पढ़ेंगे JFET एंड मॉसफेट, है ना। यानी कि ये दो टाइप हैं आपके FET ट्रांजिस्टर की, तो उन दोनों को आप चैप्टर नंबर सेकंड में पढ़ेंगे। जैसा आप जानते हैं कि हम ट्रांजिस्टर की कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं और लास्ट वीडियो में हमने ट्रांजिस्टर की जो कॉन्फ़िगरेशन थी कॉमन बेस वो कवर कर ली थी। आज जो हमारा टारगेट है वो है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका ट्रांजिस्टर एक जो बीजेटी ट्रांजिस्टर है वो एक 3 टर्मिनल डिवाइस होती है। जैसे हम NPN ट्रांजिस्टर की ही अगर हम बात करते हैं तो एक एमिटर होता है, एक बेस होता है और एक कलेक्टर होता है। तो जब आप एमिटर, बेस और कलेक्टर के इस कॉम्बिनेशन में इनपुट टर्मिनल पर बेस को और आउटपुट टर्मिनल पर भी बेस को कॉमन कर लेते हैं तो वो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है। उसी तरीके से जब आप एमिटर टर्मिनल को कॉमन करेंगे तो इट बिकम्स इनटू द कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन लाइक दैट। अगर ये आपका N है, ये P है और ये N है और ये आपका एमिटर टर्मिनल हो गया, ये बेस टर्मिनल हो गया। तो जब आपने इनपुट में बेस को एमिटर के साथ कॉमन किया और फिर आउटपुट टर्मिनल पर भी आपने एमिटर को कलेक्टर के साथ कॉमन कर लिया तो ये एमिटर मान लेते हैं, ये हम कलेक्टर मान लेते हैं और ये बेस मान लेते हैं। तो ये आपका कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है। क्लियर है? तो ये आपका कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि हम ट्रांजिस्टर की कॉन्फ़िगरेशन 3 तरीके से पढ़ेंगे: कॉमन बेस, कॉमन एमिटर एंड कॉमन कलेक्टर। इन सब का हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती है कि कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर कैसे हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, साथ ही साथ इनकी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, और साथ ही साथ हमें इनके DC इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस और मेन आपका करंट गेन, ये चीज़ हमें यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में पढ़नी होती है। तो इससे लास्ट वाले लेक्चर में हमने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन कवर अप कर लिया था। उसमें हमने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की, रेजिस्टेंस इनपुट और आउटपुट दोनों, और करंट गेन, ये सारे टॉपिक्स हमने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड कवर कर लिए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको जाकर देख सकते हैं, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन में से एक क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में मिलेगा और वो भी मैक्सिमम 7 मार्क्स जो आपका पेपर बनता है सेक्शन B या सेक्शन C में से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन को। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर हेडिंग लिखा हुआ है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। तो इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन बेस इज द इनपुट टर्मिनल, यानी कि बेस को हम इनपुट टर्मिनल रखेंगे, कलेक्टर इज द आउटपुट टर्मिनल, कलेक्टर को हम आउटपुट टर्मिनल बनाएंगे, एंड एमिटर इज द कॉमन टर्मिनल फॉर बोथ इनपुट एंड आउटपुट। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर आपको पीछे सर्किट बनाकर दिखाया था, दैट मीन्स द बेस टर्मिनल एंड द common emitter terminals are known as input terminal, whereas collector terminal and common emitter terminals are known as the output terminal. Is that clear? यानी कि बेस और एमिटर टर्मिनल जो आपका इनपुट टर्मिनल कहलाएगा और कलेक्टर एमिटर टर्मिनल जो आपका आउटपुट टर्मिनल कहलाएगा। क्लियर है? अगर आप कॉमन बेस की बात करेंगे तो वहां पर भी आप, क्योंकि इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन करते थे कि ये एमिटर होता था, यहाँ पर बेस होता था, तो इनपुट टर्मिनल वहां पर भी वही था, एमिटर और बेस। ठीक है, ये NPN की अगर हम बात कर रहे हैं,
और अगर आप यहां पर बात करेंगे कॉमन एमिटर की, तो यहां पर भी इनपुट कॉन्फ़िगरेशन वही बनती है, ठीक है, एन पी एन, और ये आपका एमिटर टर्मिनल है। और जब इस एमिटर टर्मिनल को आप बेस के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये इनपुट टर्मिनल जो है वो बेस एमिटर का ही कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आउटपुट टर्मिनल चेंज हो जाएगा। वहां पर आउटपुट टर्मिनल आपका बेस और कलेक्टर के बीच में बनता है, यहाँ पर आउटपुट टर्मिनल कलेक्टर और एमिटर के बीच में बन जाएगा, ठीक है। यही थ्योरी में यहाँ लिखा हुआ है। आगे बात करते हैं। इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन द एमिटर टर्मिनल is grounded, so the common emitter configuration is also known as the ground emitter configuration। चूंकि यहां पर एमिटर टर्मिनल जो है कॉमन है और वो आपका ग्राउंड से कनेक्ट है, तो इसलिए हम इसको ग्राउंड एमिटर कॉन्फ़िगरेशन भी बोल देते हैं। समटाइम्स कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन ऑल्सो रेफर टू एज सीई कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर और सीई एम्पलीफायर, यानी कि इन अलग 4 नामों से भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। तो आपको ये नहीं सोचना है कि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन ही आपसे पूछा जाएगा। आगे बात करते हैं। द कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि ये मोस्ट वाइडली यूज्ड होने वाली कॉन्फ़िगरेशन है ट्रांजिस्टर की। इसको जब हम कंपैरिजन करेंगे तब कुछ पैरामीटर्स को कंपेयर करके हम देखेंगे कि क्यों कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। ये यहाँ पर डायग्राम की हेल्प से बताया गया है कि कैसे हम कॉमन करते हैं एमिटर टर्मिनल को। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे सर्किट डायग्राम। सबसे पहले तो जब एरो बाहर की तरफ है तो हमें पता चल गया कि NPN ट्रांजिस्टर है, ठीक है। हमने यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से किया हुआ है कि एमिटर टर्मिनल आउटपुट टर्मिनल जो कलेक्टर का है उसके साथ कॉमन है। यहाँ पर आपने वोल्टेज जो अप्लाई की है VCE अप्लाई की हुई है, और वहीं पर इनपुट टर्मिनल में बेस के साथ कॉमन है एमिटर टर्मिनल, इसीलिए आपने जो इनपुट अप्लाई किया है वो BVE अप्लाई किया हुआ है। एक्टिव मोड में ही आपको अपने ट्रांजिस्टर को रखना है। चूंकि बेस यहाँ पर है और बेस आपका P होता है, तो P को आपने P से कनेक्ट किया है, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, तो ये फॉरवर्ड बायसिंग में हो जाता है। और यहाँ पर कलेक्टर है, इसलिए इसको आपने निगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, तो ये आपका रिवर्स बायसिंग में हो गया, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको और अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि पी टाइप जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, यानी कि एनोड होता है, और उसको आपने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से ही कनेक्ट किया है, तो इट बिकम इन द फॉरवर्ड बायसिंग। वहीं पर अगर आप देखें इधर कलेक्टर टर्मिनल को, तो कलेक्टर टर्मिनल में एन टाइप है जो कि निगेटिव होता है, आपने निगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट किया है, तो इट बिकम्स इन द रिवर्स बायसिंग। तो ये कॉन्फ़िगरेशन का डायग्राम हो गया है आपके कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब 1 बाय 1 करके थोड़ा सा समझते हैं क्या है। द कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन एम्पलीफायर आर यूज्ड व्हेन द लार्ज करंट गेन इज नीडेड। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स के हिसाब से हमें समझना है, जैसे वहाँ पर हमने इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस, वोल्टेज गेन, करंट गेन को देखा था, वैसे ही हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए समझेंगे कि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो इसको हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर लार्ज करंट गेन की नीड हो, ठीक है। द इनपुट सिग्नल इज अप्लाई बिटवीन द बेस एंड द एमिटर टर्मिनल while the output signal is taken between the collector and the emitter terminal। जैसा कि मैंने बताया कि जो इनपुट है वो आप अप्लाई करेंगे बिटवीन द बेस एंड एमिटर टर्मिनल, और वहीं पर आउटपुट जो आप मेजर करेंगे, प्राप्त करेंगे, वो कलेक्टर और एमिटर टर्मिनल के बीच में करेंगे। वहीं पर दस द एमिटर टर्मिनल ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज कॉमन फॉर बोथ इनपुट एंड आउटपुट, मतलब कि एमिटर टर्मिनल कॉमन हो जाता है इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए, hence it is named as the common emitter configuration, और इसीलिए इसको common emitter configuration नाम भी दे दिया गया है। The supply voltage between the base and emitter is denoted by BVE, while the supply voltage between the collector and emitter is denoted by the BCE। ठीक है, क्लियर हुआ? यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, जो हमारा डायग्राम था उसी को हमने डिस्क्राइब किया है। ये कॉमन टर्मिनल हो गया एमिटर, इनपुट के साथ भी और आउटपुट के साथ भी। यहाँ पर जो हमने इनपुट टर्मिनल पर बैटरी दिया है वो है BBE, और यहाँ पर आउटपुट टर्मिनल पर जो बैटरी अप्लाई किया है वो BCE है, तो इसलिए यहाँ पर ये इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज सप्लाई को डिनोट किया गया है।
चलिए आगे अगर हम बात करें, द कॉमन एमिटर एम्पलीफायर हैज मीडियम इनपुट एंड आउटपुट इम्पिडेंस लेवल, यानी कि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में बेटा जो इनपुट इम्पिडेंस होता है और आउटपुट इम्पिडेंस होता है वो मीडियम होता है, ना तो इनपुट इम्पिडेंस हाई होगा ना आउटपुट इम्पिडेंस ज़्यादा हाई होगा। सो करंट गेन एंड वोल्टेज गेन ऑफ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर इज मीडियम, हाउएवर द पावर गेन इज हाई, और इसी वजह से पावर गेन हाई हो जाता है। तो अगर मैं थोड़ा सा आपको रिलेट करूं लास्ट कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन से, तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट इम्पिडेंस जो था बेटा वो क्या था, वो था आपका लो, और जो आउटपुट इम्पिडेंस था वो क्या था बेटा, वो था हाई। और जब इनपुट इम्पिडेंस लो है और आउटपुट इम्पिडेंस हाई है तो जो वोल्टेज गेन हो जाता है वो हो जाएगा बेटा हाई, वोल्टेज गेन हो जाएगा हाई। और जब वोल्टेज गेन हाई है तो इस वजह से करंट गेन क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, ठीक है। और जब करंट गेन लो है, वोल्टेज गेन हाई है, तो जो पावर गेन है वो भी लो हो जाता है, लो पावर गेन, ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसी को अगर हम कॉमन एमिटर के साथ कनेक्ट करते हैं तो यहां पर इनपुट और आउटपुट इंपिडेंस जो हैं वो दोनों क्या हैं, मीडियम हैं, ना तो हाई है और ना ही लो है, ठीक है। जिस वजह से आपका जो वोल्टेज है और जो करंट है दोनों गेन आपके क्या है, मीडियम है, मीडियम है, वो दोनों गेन जो है वो मीडियम फॉर्म में है, और दोनों चीजें मीडियम फॉर्म में होने की वजह से पावर गेन जो है वो एमिटर का हाई हो जाता है, ठीक है। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का पावर गेन हाई हो जाता है, और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपका कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा यूज किया जाता है कंपेयर टू अदर टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। आई होप यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है, क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम अपने कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ते हैं विद द हेल्प ऑफ द करेक्टरिस्टिक। तो सबसे पहले हम इनपुट करेक्टरिस्टिक को देख लेते हैं। इनपुट करेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरीके से बनी हुई है, इधर आपको दिख रहा होगा। पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। अगर आप देखें, क्योंकि इनपुट आपका बेस से इनपुट करंट कनेक्ट है और एमिटर जो है वो कॉमन है जो कि ग्राउंड से कनेक्ट है, तो इसलिए अब यहाँ पर जो ग्राफ ड्रॉ होगा बेटा वो इनपुट वोल्टेज BVE और इनपुट करंट यहाँ पर हो जाएगी बेस करंट, और जो बहुत कम होती है कंपेयर टू द जो आपने कहाँ पर पढ़ा था, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में। उसका रीज़न ये भी है कि आपका एमिटर टर्मिनल जो होता है वो हाईली डोप्ड होता है, जबकि बेस टर्मिनल आपका लाइटली डोप्ड होता है, तो इसलिए आपकी जो यहाँ पर करंट है वो माइक्रो एम्पियर में है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, अगर आप करेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं V और I के बीच में किसी भी चीज़ की, तो उसके लिए आपको यूनिट जरूर मेंशन करनी है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर माइक्रो एम्पियर में करंट होगा, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि सही करने के लिए आपको यहाँ पर इसका रिप्रेजेंटेशन देना जरूरी है, ठीक। तो अब हमें पता चल गया कि हमें जो ग्राफ इनपुट करेक्टरिस्टिक का ड्रॉ करना है बिटवीन द इनपुट वोल्टेज BVE एंड द इनपुट करंट IB जो कि माइक्रो एम्पियर में है, और साथ ही साथ हमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा जो आउटपुट वोल्टेज है VCE। इज दैट क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं कैसे कैसे हम इसको मेजर कर रहे हैं। द इनपुट करेक्टरिस्टिक describe the relationship between the input current और base current and input voltage और base emitter voltage, यानी कि input characteristic जो है वो describe करती है relation between the input current यानी कि जो base current है and the input voltage जो कि base emitter voltage है। आगे to determine the इनपुट करेक्टरिस्टिक को डिटरमाइन करने के लिए द आउटपुट वोल्टेज जो कि VCE है इज केप्ट कांस्टेंट एट 0 वोल्ट्स, उसको हम 0 वोल्ट पे कांस्टेंट रखेंगे स्टार्टिंग में जैसे वहां पर रखा था, एंड द इनपुट वोल्टेज जो कि VVE है इज इंक्रीज फ्रॉम 0 वोल्ट्स टू डिफरेंट वोल्टेज लेवल, और उसको हम धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं जो इनपुट वोल्टेज है। फॉर ईच वोल्टेज लेवल ऑफ इनपुट वोल्टेज
द कॉरेस्पॉन्डिंग इनपुट करंट जो कि IB है इज रिकॉर्डेड, उसके रेस्पेक्ट में हम इनपुट करंट जो है IB उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। देन ए कर्व इज देन ड्रॉ बिटवीन द इनपुट करंट IB एंड द इनपुट वोल्टेज VV एट कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज VCE 0 वोल्ट से फर्दर हम उसको इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इनपुट कैरेक्टरिस्टिक का थोड़ा ओवरव्यू, कैसे हमने ग्राफ को ड्रॉ करना है और ग्राफ में क्या क्या चीजें हमें किसके हिसाब से मेजर करनी है। चलिए आगे अब इस ग्राफ को समझते हैं अलग अलग वैल्यूज पर, जो हमने आउटपुट वैल्यू जो है वोल्टेज की वो कांस्टेंट की हुई है। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड फॉर द हायर फिक्स वैल्यू ऑफ द आउटपुट वोल्टेज VCE। जैसे व्हेन आउटपुट वोल्टेज VCE is at 0 volts and emitter base junction is in the forward biasing by the input voltage, the emitter base junction act like a normal PN junction diode। ऑब्वियसली बात है, जब हमने जो आपका आउटपुट वोल्टेज है उसको 0 पर रखा, एमिटर बेस जंक्शन क्योंकि फॉरवर्ड बायस में है तो वो एक्ट करेगा एज ए PN जंक्शन डायोड। सो द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन emitter configuration is same as the characteristic of the normal PN junction diode। ऑब्वियसली बात है कि वो नॉर्मल PN जंक्शन डायोड की तरह आपको कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा इस सिचुएशन में, जब आपका आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट है। तो आपका जो आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट है तो ग्राफ जो बनेगा VI कैरेक्टरिस्टिक का वो कुछ इस तरीके से बनेगा जैसा कि आपका नॉर्मल PN जंक्शन डायोड का बनता है। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे मैं इसकी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और कॉमन बेस की इनपुट कैरेक्टरिस्टिक को कंपेयर भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द कट इन वोल्टेज ऑफ ए सिलिकॉन ट्रांजिस्टर इज 0.7 वोल्ट एंड द जर्मेनियम ट्रांजिस्टर इज 0.3 वोल्ट। ऑब्वियसली बात है, हमें पता है क्योंकि जो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है और जो जर्मेनियम सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है, तो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए कट इन वोल्टेज इस पर वो ऑपरेट करना स्टार्ट करता है या ऑन होता है वो 0.7 है, वहीं पर जर्मेनियम की 0.3 वोल्ट होती है। ये आपने डायोड में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन द इनपुट करंट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द इनपुट करंट IE in the common base configuration। The input current in the common emitter configuration is measured in the microamperes, whereas the input current in the common base configuration is measured in the milliamperes। यानी कि अगर हम दोनों की इनपुट करंट्स की बात करें तो दोनों की इनपुट करंट्स में बहुत अंतर होता है, क्योंकि जब आप कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं तो वहां पर इनपुट करंट माइक्रो एम्पियर में मेजर की जाती है, जबकि आप कॉमन बेस में अगर मेजर करें इनपुट करंट तो वो मिली एम्पियर में मेजर की जाती है। तो माइक्रो लेस देन टू द मिली एम्पियर। क्लियर हुआ? चलिए, और इसका रीजन मैंने आपको बता ही दिया है, क्योंकि वहां पर एमिटर जो है वो हेविली डॉप्ड होता है और उसका जो थिकनेस होती है वो भी ज्यादा होती है कंपेयर टू द बेस। यहाँ पर बेस में इनपुट करंट है IB, तो इस वजह से उसकी विड्थ भी कम है और वो लाइटली डॉप्ड होता है। ठीक है, आगे इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन द इनपुट करंट जो IB है इज प्रोड्यूस्ड इन द बेस रीजन विच इज लाइटली डोप्ड एंड हैव स्मॉल विड्थ। ऑब्वियसली बात, जो मैंने अभी रीजन आपको बताया। सो द बेस रीजन प्रोड्यूसेस ओनली ए स्मॉल इनपुट करंट, इसी वजह से स्मॉल अमाउंट का करंट प्रोड्यूस कर पाता है बेस। ऑन द अदर हैंड कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में द इनपुट करंट इज प्रोड्यूस्ड इन द एमिटर रीजन विच इज हैविली डोप्ड, जहां पर वो हैविली डोप्ड होता है एंड हैज लार्ज विड्थ, और उसकी विड्थ भी लार्ज होती है, बड़ी होती है। सो द एमिटर रीजन प्रोड्यूसेस ए लार्ज इनपुट करंट, और इसी वजह से जो एमिटर है वो लार्ज इनपुट करंट को प्रोड्यूस करता है। Therefore, the input current produces in the common emitter configuration is small compared to the common base configuration is that। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। आगे क्या है? Due to the forward biasing, the emitter base junction act as a forward bias diode, and due to the reverse biasing, the collector base junction act as a reverse bias diode। Obviously बात है। Then therefore the width of the depletion layer region is at emitter base junction is very small, whereas
the width of the depletion region at the collector base junction is very large. If the output voltage VCE applied to the collector base junction is further increased, the depletion region width further increase. तो जो डेप्लीशन रीजन विड्थ है वो फर्दर इंक्रीज हो जाएगी. द बेस रीजन इज लाइटली डोप्ड एज कंपेयर टू द कलेक्टर रीजन, सो द डिप्लीशन रीजन पेनिट्रेट मोर इनटू द बेस रीजन एंड लेस इनटू द कलेक्टर रीजन. ये वही चीज है जो हम पीछे पढ़ते हुए आ रहे हैं जब हम बायसिंग अप्लाई करते हैं. एज ए रिजल्ट द विड्थ ऑफ द बेस रीजन डिक्रीजेज विच इज टर्न टू रिड्यूस द इनपुट करंट प्रोड्यूस्ड इन द बेस रीजन. और यही रीजन है कि जो इनपुट करंट है जो प्रोड्यूस होगी बेस रीजन में वो कम हो जाती है, उसका अमाउंट कम हो जाता है. ठीक है, इज दैट क्लियर? चलिए, यानी कि दो रीजन आप कह सकते हैं. पहला रीजन तो ये हो गया कि जो कॉमन बेस में आपका इनपुट करंट होता है वो एमिटर से होता है, और एमिटर चूंकि लाइटली डोप्ड नहीं होता है, वो हैवीली डोप्ड होता है, और उसका जो रीजन होता है वो भी बड़ा होता है, यानी कि उसकी लेयर बेस की लेयर से बड़ी होती है. इस वजह से भी वहां पर करंट का अमाउंट ज्यादा होता है. दूसरा रीजन ये हो गया कि जब आप रिवर्स बायसिंग में आउटपुट वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो वो उसकी डिप्लीशन रीजन की विड्थ को बढ़ा देता है जंक्शन, कहां पर? कलेक्टर जंक्शन पर, और उससे कि बेस की तरफ पेनिट्रेट ज्यादा हो जाती है डिप्लीशन विड्थ, और बेस का रीजन छोटा हो जाता है. इस वजह से जो इनपुट करंट प्रोड्यूस होती है IB वो और भी कम हो जाती है. चलिए आगे देखते हैं. From the above characteristic, we can see that for the higher fixed value of the output voltage VCE, the curve shift to the right side. This is because the higher fixed value of the output voltage, the cut-in voltage is increased above 0.7 volt. मतलब कहने का ये है कि जैसे जैसे बेटा हम आउटपुट वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे कट-इन वोल्टेज जो है डायोड के लिए वो बढ़ता जा रहा है. जैसे सिलिकॉन का ही हमारा ट्रांजिस्टर अगर बना हुआ है तो वो 0.7 वोल्ट से इंक्रीज होता चला जाएगा. देयरफॉर टू ओवरकम दिस कट इन वोल्टेज मोर इनपुट वोल्टेज इज नीडेड देन द प्रीवियस केस. और इसी वजह से क्योंकि कट इन वोल्टेज बढ़ रही है तो आपको इनपुट वोल्टेज और ज्यादा प्रोवाइड करानी पड़ेगी. अब इन दोनों ग्राफ्स को आप देखें ध्यान से. एक तरफ आपका कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन का है और एक तरफ आपका कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का है. आपको देखने में दोनों डायग्राम कुछ एक से लग रहे होंगे, लेकिन फर्क केवल इतना है कि यहाँ पर जो आउटपुट वोल्टेज आप फिक्स कर रहे हैं वो 0 वोल्ट यहाँ पर है, और यहाँ पर जो आउटपुट वोल्टेज फिक्स कर रहे हैं वो 0 वोल्ट यहाँ पर है. अब इससे फर्क क्या पड़ा कि आप देख रहे होंगे बेटा कि आपका जो ग्राफ है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में वो लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट कर रहा है, जबकि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में ये राइट साइड की तरफ शिफ्ट कर रहा है. दैट मीन्स जो आपका कट इन वोल्टेज है वो इस सिचुएशन में कट इन वोल्टेज वो इस सिचुएशन में बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे आप आउटपुट वोल्टेज जो फिक्स आपने की हुई है उसको बढ़ा रहे हैं. जबकि यहां पर आप देखें क्योंकि लेफ्ट साइड आपका ग्राफ शिफ्ट हो रहा है तो जैसे जैसे आप इस कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं बेटा वैसे वैसे आपका कट इन वोल्टेज कुछ अमाउंट में कम हो रहा है, और साथ ही साथ आपका अमाउंट ऑफ इनपुट करंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है. इज दैट क्लियर? आई होप दोनों के कंपैरिजन को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे. ठीक है, इन दोनों के जो मतलब ग्राफ है, इनपुट ग्राफ, वो कुछ एक तरीके से था, लेकिन बच्चे को कंफ्यूजन ना हो इस वजह से मैंने दोनों को यहाँ पर कंपेयर करा दिया है. कहाँ पर फिक्स वैल्यू पर राइट साइड शिफ्ट हो रहा है, कौन से में लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहा है, इससे आपको क्लियर हो गया होगा. चलिए, आई होप इनपुट कैरेक्टरिस्टिक को आपको क्लियर हुई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. आगे चलते हैं, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को समझते हैं. आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि आउटपुट टर्मिनल अब आपका बेस और कलेक्टर नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर एमिटर फिक्स है, एमिटर क्या है, कॉमन है, तो अब एमिटर कलेक्टर आपका आउटपुट टर्मिनल हो जाता है. तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन द आउटपुट करंट
आईसी पे एंड आउटपुट वोल्टेज VCE, ठीक है, यानी कि कलेक्टर एमिटर जंक्शन। ठीक, आगे बात करते हैं। टू डिटरमाइन द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक द इनपुट करंट और बेस करंट, क्योंकि इनपुट करंट यहाँ पर बेस करंट है तो उसको हम क्या कर देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं 0 माइक्रो एम्पर या फर्दर उससे आगे। एंड द आउटपुट वोल्टेज जो कि VCE है इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 0 वोल्ट टू डिफरेंट वोल्टेज लेवल, और फिर हम उसको आउटपुट वोल्टेज जो VCE है उसको इंक्रीज करते हैं 0 से और अलग वैल्यूज पर। आगे, फॉर ईच लेवल ऑफ आउटपुट वोल्टेज द कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट करंट दैट्स द IC इज रिकॉर्डेड, यानी कि अलग अलग लेवल्स पर आउटपुट वोल्टेज के हम अलग अलग करंट की वैल्यू को रिकॉर्ड कर लेते हैं जो कि आउटपुट करंट IC है। A curve is then drawn between the output current IC and output voltage VCE at a constant input current IV, वो 0 से फर्दर आप कांस्टेंट उसको करते चलते हैं अलग अलग वैल्यूज पर, उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं और कुछ इस तरीके से बहुत ही सुंदर और प्यारा सा ग्राफ आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर IB कांस्टेंट है 0 पर, यहाँ पर फिर 20 माइक्रो एम्पियर ले लिया, फिर हमने 40 माइक्रो एम्पियर ले लिया, फिर 60 ले लिया, फिर 80 ले लिया। ऐसा नहीं है कि इतना ही आप लेंगे, ठीक है, आप 30-30 का गैप दिखा सकते हैं, आप 10-10 का गैप दिखा सकते हैं, डजेंट मैटर। ठीक, वहीं पर जब IB 0 है ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपका जो ट्रांजिस्टर है वो कट ऑफ रीजन में रहेगा। जैसे ही IB को आप 0 से अलग किसी वैल्यू पर प्रीफिक्स करते हैं, फिक्स करते हैं, तो वो आपका एक्टिव रीजन में चला जाएगा। और जब आप एक मोड से दूसरे मोड में स्विच हो रहा है, मतलब इस रीजन में ये वाला, तो वो आपका सैचुरेशन रीजन होगा जिसमें आपका ट्रांजिस्टर वर्क करेगा। तो ये कट ऑफ रीजन में कब होगा, एक्टिव रीजन में कब होगा, सैचुरेशन रीजन में कब होगा, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हमें, क्योंकि ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है, हमें आउटपुट वोल्टेज VCE और आउटपुट करंट IC के कंपैरिजन में देखना है। अब यहाँ पर देखिए बेटा, मिली एम्पियर हो गई है आउटपुट करंट, वो माइक्रो एम्पियर थी, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और इस चीज को भी आप अगर कनेक्ट करें, चूंकि आपका कलेक्टर में हो रहा है, तो कलेक्टर का जो इस रीजन होता है वो बहुत ही बड़ा होता है एमिटर से भी ज्यादा। इस वजह से यहां पर जो अमाउंट ऑफ करंट है वो ज्यादा प्रोड्यूस होगा, इसलिए इसको मिली एम्पियर में लिया गया है। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, यही कट ऑफ रीजन और इन रीजन के बारे में बात की गई है। व्हेन द बेस करंट और इनपुट करंट दैट्स द IB 0 है, देन द ट्रांजिस्टर ऑपरेट इन द कट ऑफ रीजन, तो उस सिचुएशन में कट ऑफ रीजन में ऑपरेट करेगा। इन दिस रीजन बोथ जंक्शंस आर इन द रिवर्स बायसिंग। ठीक है, बोथ जंक्शंस रिवर्स बायसिंग में रहेंगे। ठीक, जब हमने बात की थी क्लीपर और क्लैम्पर हमने पढ़ा था बेटा, तो वहां पर जब हम इनपुट अप्लाई करते थे, तो अभी हमने फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग की बात की थी, तो वो हमारे अमाउंट ऑफ कहाँ पर ज़्यादा है कहाँ पर कम है उस पर भी डिपेंड करता। तो उसी सिचुएशन में यहाँ पर कट ऑफ रीजन, सैचुरेशन रीजन और एक्टिव रीजन में शिफ्ट होता है आपका ट्रांजिस्टर, है ना। तो इस सिचुएशन में आपका कट ऑफ रीजन में रहेगा। जैसे ही आप इनपुट करंट को बढ़ाएंगे और फिक्स करेंगे 0 माइक्रो एम्पियर से सपोज 20 माइक्रो एम्पियर पर आप एडजस्ट करते हैं, किससे, जो इनपुट वोल्टेज है उसकी हेल्प से, तो इनपुट करंट IB इज कैप्ट कांस्टेंट 20 माइक्रो एम्पियर। अगर आपने कर लिया है, while increasing the input current IB the output voltage is kept constant at the 0 volt, जब तक आप बढ़ा रहे हैं। और जब आपने फिक्स कर दिया है, after we kept the input current constant at the 20 माइक्रो एम्पियर, 20 माइक्रो एम्पियर पे आपने फिक्स कर दिया है, then the output voltage is increased from 0 volt to different voltage। मतलब जब आप बेटा उस 0 माइक्रो एम्पियर की करंट को 20 माइक्रो एम्पियर की करंट पर लेकर जा रहे हैं ड्यू टू द इनपुट वोल्टेज VBE, तब तक आप अपना जो आउटपुट वोल्टेज है VCE उसको 0 रखेंगे। इसके कहने का मतलब ये है। और जैसे ही उस करंट को आपने फिक्स कर दिया, तब आप आउटपुट वोल्टेज को इंक्रीज करना स्टार्ट करेंगे 0 से अलग डिफरेंट लेवल पर। ये इसका मीनिंग है यहाँ पर जो लिखा हुआ है पैराग्राफ। आगे, फॉर ईच वोल्टेज लेवल ऑफ द आउटपुट वोल्टेज VCE, हर एक वोल्टेज लेवल पर आउटपुट वोल्टेज के
द कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट करंट इज रिकॉर्डेड। जो आउटपुट करंट है अलग अलग पॉइंट्स पर वो रिकॉर्ड करते चलते हैं। अब मैं थोड़ा सा ग्राफ की हेल्प से आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, इसके कहने का मतलब ये है कि जब हमने IV को 0 पर रखा हुआ है तो हमने अपना जो आउटपुट करंट है वोल्टेज है उसको हमने 0 से बढ़ाना स्टार्ट किया। अलग अलग वैल्यूज पर हमने करंट को मेजर कर लिया। फिर उसके बाद जैसे ही हम इस अमाउंट ऑफ करंट को ड्यू टू द इनपुट वोल्टेज चेंज कर रहे हैं 0 से 20 पर, तो उस सिचुएशन में बेटा हमें अपने आउटपुट वोल्टेज को 0 रखना है। और जैसे ही हमें स्केल पर IB 0 से 20 माइक्रो एम्पेयर दिखाई दिया, उस 20 माइक्रो एम्पेयर पे हमने फिक्स कर दिया। मतलब इनपुट वोल्टेज की हेल्प से हमने IV को फिक्स किया 20 माइक्रो एम्पियर पर और उस वोल्टेज को इनपुट वोल्टेज को फिक्स रखा वहीं पर। अब हम फिर फर्दर स्टार्ट करेंगे अपने आउटपुट वोल्टेज को इंक्रीज करना फ्रॉम 0 टू अदर लेवल ऑफ द वैल्यू। देन मेजर एट अलग अलग वोल्टेज के लेवल्स हैं उस पर हम मेजर कर लेंगे आउटपुट करंट IC को। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डिफरेंट लेवल्स पर इस तरीके से ग्राफ देखने को मिल जाएगा। क्लियर हुआ? तो दैट्स द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या जिक्र हुआ कि ए कर्व इज देन ड्रॉ बिटवीन द आउटपुट करंट IC एंड द आउटपुट वोल्टेज VCE एट ए कांस्टेंट इनपुट करंट 20 माइक्रो एम्पियर। और जैसे ही आपका 0 से 20 या 10 माइक्रो एम्पियर पे आपने फिक्स किया तो वो रीजन आपका स्टार्ट हो जाता है एक्टिव रीजन ऑफ ए ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का एक्टिव रीजन आप उसको कहेंगे। इन दिस रीजन एमीटर बेस जंक्शन इज इन द फॉरवर्ड बायस एंड द कलेक्टर बेस जंक्शन इज इन द रिवर्स बायस। ये आप बेसिकली जानते हैं क्योंकि मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड में ये बताया भी था और जब हमने पीछे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा है उसमें भी मैंने इस तरीके से एक्सप्लेन किया था। वहीं पर व्हेन आउटपुट वोल्टेज VC इज रिड्यूस टू ए स्मॉल वैल्यू, जब हम आउटपुट वोल्टेज को रिड्यूस करते हैं स्मॉल वैल्यू पर, द कलेक्टर बेस जंक्शन बिकम्स द फॉरवर्ड बायसिंग एंड दिस इज बिकॉज द आउटपुट वोल्टेज VCE हैज लेस इफेक्टिव ऑन द कलेक्टर बेस जंक्शन देन द इनपुट वोल्टेज VE। मतलब जब हम अपनी आउटपुट वोल्टेज को बहुत ही कम कर देते हैं, ठीक है, तो उस सिचुएशन में उसका कोई इफेक्ट इतना रहता नहीं है। एज वी नो दैट द एमीटर बेस जंक्शन इज ऑलरेडी इन द फॉरवर्ड बायसिंग, देयरफॉर व्हेन बोथ द जंक्शन आर इन द फॉरवर्ड बायस, और उसको बहुत ज्यादा अमाउंट में कम करने की वजह से जो आपका दूसरा आउटपुट जंक्शन है वो भी रिवर्स बायसिंग की जगह फॉरवर्ड बायसिंग में चला जाता है। देन द ट्रांजिस्टर ऑपरेट इन द सैचुरेशन रीजन, और उस सिचुएशन में जब दोनों आपके जंक्शंस फॉरवर्ड बायसिंग में हो जाते हैं, दैट्स कॉल्ड द सैचुरेशन रीजन। इन दिस रीजन ए स्मॉल इंक्रीज इन द आउटपुट वोल्टेज विल रैपिडली इंक्रीज द आउटपुट करंट IC। आप यहाँ पर देख रहे होंगे बेटा इस ग्राफ में, इस रीजन को अगर आप देखें तो स्मॉल अमाउंट ऑफ द अगर आप चेंज करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा करंट में। ठीक है, इस तरीके से, तो ये आपका सैचुरेशन रीजन कहलाता है। क्लियर? चलिए, जैसा कि मैंने बताया आपको पहले भी, कॉमन बेस एमीटर में आप उस तरीके से भी वेवफॉर्म बना सकते हैं या फिर यहाँ पर एक वेवफॉर्म दी हुई है आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। ये आपका सैचुरेशन रीजन हो जाता है, ये आपका एक्टिव रीजन हो जाता है और ये आपका कट ऑफ रीजन हो जाता है जब आपका IB जो है वो 0 माइक्रो एम्पियर पर है। देखो मैंने बताया ना बेटा कि IB को आप 10 माइक्रो एम्पियर पे भी फिक्स कर सकते हैं, यानी कि 10 के डिफरेंस पर, फिर 20 पर, 30 पर, 40 पर, इस तरीके से भी आप फिक्स कर सकते हैं वैल्यूज़ को। बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि माइक्रो एम्पियर में होगी और जो हम करंट मेजर कर रहे हैं आउटपुट वोल्टेज के अक्रॉस IC वो मिली एम्पियर में रहती है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये आपकी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक थी हमारा कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन की। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं ट्रांजिस्टर के पैरामीटर्स, जिसमें फर्स्ट पैरामीटर हमारा आता है डायनामिक इनपुट रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस है तो वोल्टेज अपॉन करंट ही आएगा, हमें पता है। लेकिन यहाँ पर करंट जो इनपुट है वो क्या है, IB है, और जो वोल्टेज है वो BE है। तो डायनामिक इनपुट रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ चेंज इन द इनपुट वोल्टेज और बेस वोल्टेज
टू द कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन द इनपुट करंट और बेस करंट। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या लिखा गया है बेटा, बेस वोल्टेज। अगर आप कॉमन बेस की बात करेंगे तो वहां पर भी जंक्शन एमीटर और बेस ही बनता है। यहां पर जंक्शन बेस और एमीटर बन रहा है, तो इस वजह से बेटा हम यहां पर एमीटर वोल्टेज भी कह देते थे उसको, लेकिन यहां पर एमीटर वोल्टेज मत बोल देना, यहां पर आप बेस वोल्टेज ही बोलोगे। यही डिफरेंस मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, कॉमन एमीटर में जो इनपुट वोल्टेज है आप उसको बेस वोल्टेज बोलिए या फिर बेस एमीटर वोल्टेज बोलिए। वहीं पर कॉमन बेस में आप उसको एमीटर वोल्टेज बोल सकते हैं या एमीटर बेस वोल्टेज बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप वैल्यू को मेजर करते हैं, वो इनपुट करंट होता है, यानी कि बेस करंट या इनपुट करंट आप उसको कहेंगे, विद द आउटपुट वोल्टेज और कलेक्टर वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज या फिर हम बोले उसको कलेक्टर वोल्टेज के हिसाब से जब आप उसको कांस्टेंट पे रखते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका इनपुट रेजिस्टेंस आर आई, रेशो है चेंज इन द इनपुट वोल्टेज विद रेस्पेक्ट टू द करंट। ठीक है, यानी कि वोल्टेज में चेंज करेंगे आप, करंट में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, वेरिएबल वैल्यू वहां पर देखने को आपको मिलेंगी, और इसी सिचुएशन में जो आउटपुट वोल्टेज है वो आपकी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, नोट क्या लिखा हुआ है, क्योंकि आजकल नोट की बहुत वैल्यू है, द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉमन एमीटर एम्पलीफायर इज वेरी लो। इस वेरी लो तो नहीं कहेंगे, हम इसको मीडियम कह देंगे, क्योंकि हमने मीडियम स्टार्टिंग में बोला भी है। ठीक है, तो ये वेरी लो हम नहीं कहेंगे, मीडियम ये रहता है, और यहाँ पे भी हम इसको हाई नाम नहीं देंगे, ये भी हम शायद ये वो लास्ट ही कॉपी हो गया है उसका उल्टा, कॉमन एमीटर, हाँ, तो हम इसको मीडियम ही बोले तो थोड़ा सही रहेगा, है ना, इस तरीके से। तो अब डायनामिक आउटपुट रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो डायनामिक आउटपुट रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ चेंज इन द आउटपुट वोल्टेज और कलेक्टर वोल्टेज, है ना, टू द कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन द आउटपुट करंट और द कलेक्टर करंट। यानी कि जब हम कलेक्टर वोल्टेज में चेंज कर रहे हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में जो आउटपुट करंट में चेंज हो रहा है वो आपका डायनामिक आउटपुट रेजिस्टेंस कहलाता है, विद द इनपुट करंट और बेस करंट जब हम उसको कांस्टेंट पे रखते हैं। ठीक है, चलिए ये देख लेते हैं। आउटपुट रेजिस्टेंस आर ओ इज इक्वल टू द रेशो बिटवीन द वी सी ई अपॉन आई सी, और यहाँ पर आई बी जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, क्लियर हुआ, तो डायनामिक आउटपुट रेजिस्टेंस आपको क्लियर हो गया। चलिए अब देख लेते हैं करंट गेन। करंट गेन की बात करते हैं तो द करंट गेन ऑफ ए ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ आउटपुट करंट जो कि है कलेक्टर करंट टू द इनपुट करंट जो कि है बेस करंट, और इट इज डिनोटेड बाय बीटा। बीटा ओहो, यहाँ पर अल्फा लिखा हुआ है, ठीक है, ये बीटा ही है बेटा। ठीक है, और यहाँ पर भी आप बीटा कर लीजिए इसको। ठीक है, तो ये आपका बीटा हो जाता है। तो डीसी करंट गेन अगर हम कॉमन एमीटर में बात करें तो दैट्स द बीटा, और ये क्या होता है, ये रेशो है करंट का आउटपुट करंट जो कि कलेक्टर करंट है टू द बेस करंट जो कि आई बी है। ठीक है, और इसको हम बीटा से डिनोट करते हैं, तो बीटा इक्वल्स टू, अगर फॉर्मूला देखें आप, आई सी अपॉन आई बी, ये हो जाएगा। तो ये आपका डीसी करंट गेन हो गया कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में। आगे देखें तो द करंट गेन ऑफ द ट्रांजिस्टर इन द कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन इज हाई, देयरफॉर द ट्रांजिस्टर इन द कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन इज यूज्ड फॉर एम्पलीफाई द करंट। करंट को एम्पलीफाई करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, और मोस्ट वाइडली आपका कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन ही यूज की जाती है अदर कॉन्फ़िगरेशंस के कंपैरिजन में। ठीक है, चलिए, तो डीसी करंट गेन भी पता चल गया आपको। इससे पहले हमने जब कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था तो वहां पर डीसी करंट गेन अल्फा था, यहाँ पर भी अल्फा डिनोट था, लेकिन हम बाद में लिखा हुआ था इट इज डिनोटेड बाय बीटा, तो इस वजह से वो यहाँ पर मैंने करेक्ट कर दिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये आज का लेक्चर था जिसमें हमने कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन को देखा ट्रांजिस्टर की, उसकी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कैसे ड्रॉ होती है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कैसे ड्रॉ होती है वो हमने यहाँ पर देखी, उसके
कुछ पैरामीटर्स हमने देखे, यानी कि डायनामिक इनपुट रेजिस्टेंस और डायनामिक आउटपुट रेजिस्टेंस पर हमने डिस्कशन किया, और लास्ट में डीसी करंट गेन की बात हमने की, जिसको हम बीटा से डिनोट करते हैं। तो सेशन कैसा लगा? 10 सेकंड का समय निकालकर प्लीज आप एक कमेंट जरूर छोड़ें, ठीक है। साथ ही साथ और 10 सेकंड का समय निकालकर हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, जिससे कि सभी बच्चों तक हम अपने इस फ्री ऑफ कॉस्ट मुहिम को पहुंचा सकें और बच्चे भी लाभ उठा सकें, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं बेटा कि अगर आपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि समय समय पर हर सब्जेक्ट की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिजिक्स कंप्लीटली आपको अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं। लास्ट सेमेस्टर में बच्चों को मैंने पढ़ाया था, वही सिलेबस है, कोई चेंज नहीं है, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। आप अच्छे से टॉपिक वाइज प्रिपेयर कीजिए, और मुझे नहीं लगता है कि कहीं पर भी अभी इतना ज़्यादा सिलेबस हो गया है। तो अगर आप एक बार टॉपिक को देखकर नेक्स्ट डे अगर कॉलेज जाते हैं तो अपने अंदर ही एक कॉन्फिडेंस प्रोड्यूस होता है कि हाँ, हमें चीज़ें दोबारा से क्लियर हो रही हैं, रिकॉल हो रही हैं, ठीक है। तो चैनल को भी आप इसी सब्सक्राइब कर लें। फिजिक्स के साथ साथ मैकेनिक्स यानी कि फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के भी 5 यूनिट अपलोडेड हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की 2 यूनिट पहले ही अपलोडेड हैं, यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5। साथ ही साथ यूनिट 1 हमने अभी इसी सेशन में कवर किया है, और यूनिट 2 अब कंप्लीट कर रहे हैं। तो कहीं से भी कोई से भी टॉपिक अगर आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस में है किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो यूनिट 1 है बेटा, वो जो सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़ते हैं ना बच्चे, उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। उसमें वो डायोड ही पढ़ते हैं, डायोड की एप्लीकेशन ही पढ़ते हैं। तो अगर आपके सब सिलेबस में सेमीकंडक्टर फिजिक्स के सिलेबस में आपके ये टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप AKTU में पढ़ रहे हैं तो ही आप पढ़ेंगे। AKTU के सिलेबस को फोकस करके पढ़ाया जा रहा है, बस इतना है। लेकिन टॉपिक अगर आपके सिलेबस में भी है तो वो आपके लिए भी है। चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।